हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आज आपने जो गणित का एग्ज़ाम दिया है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए आज हम लोग विज्ञान में या विज्ञान का प्रश्न करते हैं जो आगामी यानी 15 फरवरी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं या इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए पैटर्न को समझ लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में या निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हवा, शीशा, हीरा या जल। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसे 2-3 बार बोलकर आप याद कर लेंगे। ये केवल वीडियो ही देख लें तो बहुत लाभ हो सकता है। और अगला सवाल देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कभी ऋणात्मक या कभी धनात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाती है ऋणात्मक। आगे देखिए, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान में रखेंगे कि कोई भी लेंस है, उत्तल हो या अवतल हो, उसमें जनरली मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आगे देखेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर आप बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आगे देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो आप केवल यही याद रखेंगे, f बराबर r/2 और r बराबर 2f। अगर इसमें से कोई एक है तो आप उसका आंसर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा। ये कहीं भी r बराबर 2f नहीं लिखा है, नहीं तो ये दोनों आंसर सही होता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? जब अभिसारी की बात आती है विद्यार्थी, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। आगे दृश्य प्रकाश। सवाल है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे, जब तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात आती है, दृश्य प्रकाश जिसमें हम लोग देख पाते हैं, तो उसका उत्तर हो जाना चाहिए वैगनी। क्या उत्तर हो जाएगा जी? वैगनी। आगे देखेंगे अब, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दिखाता है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन याद रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु, निर्वात, कांच या ये भी दोनों। देखो, निर्वात में ही सबसे अधिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिक इसमें, फिर उसके बाद वायु में, फिर उसके बाद कांच में। तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो विद्यार्थी ऐसा सवाल का उत्तर तो आप आसानी से दे पाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन का नियम है 2। आगे देखिए, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित? जल विद्युत षड्यंत्र मतलब जल से जिसमें बिजली बनाई जाती है, वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी, जल विद्युत षड्यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। मतलब जो पानी रुका हुआ रहता है किसी तालाब में, किसी नदी में, उसमें बहाव का गुण नहीं, बहाव जब नहीं होता है तो, या स्थिर पानी में आप कह सकते हो कि स्थिर पानी में जो ऊर्जा रहती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और कहीं से पानी काट कर या बांध बनाकर इसमें इसको गति में लाकर या क्या किया, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखेंगे, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदल देता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये तो होगा ही नहीं, उसमें विद्युत की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो इसको काट दो आप। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये होने की संभावना धन, यही हो, इनका आंसर होगा ये 12 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? यानी कि
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या करेंगे, जो वोल्टेज होगा इसका वैल्यू विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ, इसको ईएमएफ बोला जाता है, विद्युत वाहक बल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका वैल्यू इसके अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन ये बोल रहा है कि मान बढ़ाने के लिए बात हो रहा है कि पर कैसे जोड़ें, समांतर में जोड़ें कि श्रेणी में जोड़ें कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इस अवस्था में आपको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ अभी आप याद कर लीजिए कि घरों में वायरिंग समांतर क्रम में करी जाती है, क्योंकि एक यंत्र काम करना बंद कर देता है तो अन्य यंत्र भी सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं। या बोल सकते हो कि अगर कोई ज़्यादा इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम लोग समांतर क्रम में बहुत सारे विद्युत अवयवों को जोड़ते हैं तो इससे एक लाभ यह हो सकता है कि जो कुल प्रतिरोध होगा उसका वैल्यू कम हो जाता है, मतलब समांतर क्रम में जोड़ने से उसका प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन सा छड़ है। देखिए, इस अवस्था में इसका उत्तर दीजिएगा आप कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का, ठीक है, विद्युत चुंबक, वही अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसका ध्यान में रखना, उच्च ताप पर नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है विद्यार्थी, नाभिकीय विखंडन। आगे देखेंगे, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम है सौर सेल, जिसे गांव में सोलर सेल भी कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए, देखिए इसका तो उत्तर क्या कहा जाए, देखो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। कोई विद्यार्थी ये लगा सकता है, ये लगा सकता है, या ये लगा देगा। देखो, इसका उत्तर डायरेक्ट एनसीईआरटी में 15 किलोमीटर पर आवर लिखा है। ठीक है, इसमें 12 से 14 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, डी लगाएंगे। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आप इसे ट्वीट कर देंगे। बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका उत्तर यही होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, डी लगा देंगे। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ज़रा समझ लीजिए। इसका हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, भी सही है। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, जैसे मान लो ये सेल है यहाँ, ठीक है, एक साइड प्लस और एक माइनस रहता है इसे। तो जब हम इससे जब धारा नहीं लेते हैं, हम लोग धारा जब नहीं लिया जाता है तब इसके विभव को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो सेल द्वारा इकाई समय में आवेश पर जो कार्य किया जाता है वही क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाएगा, वर्ण विक्षेपण किसमें नहीं हो पाएगा, तो फाइबर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित में आने वाली किरण को क्या कर देता है, जब हम लोग प्रकाश को रखेंगे उसमें। तो इस अवस्था में आपका उत्तर हो जाएगा आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप ट्वीट कर देंगे। ठीक है, जैसे खाने वाला सोडा है, ये है, आपको नहीं मालूम है कि कौन सा विक्रिया हो रहा है, ये अपघटन का अवक्षेपण की विस्थापन की क्या हो रहा है। जब इस अवस्था में आप क्या करेंगे, तो अपघटन, अवक्षेपण, विस्थापन, उपचयन, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल को आप ट्वीट करेंगे अगर आपको ये नहीं पढ़े हैं ठीक से। एक और देख लो, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, NaHCO3। नहीं मालूम है तो इसे नोट ही कर लो और इसे याद कर लेना, NaHCO3। ठीक है, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पारा। धातु की बात है, जब अधातु कहेगा तो ब्रोमीन।
ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का कौन तत्व है? शून्य समूह का तत्व पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। क्या उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी? हीलियम। ठीक है। जैसे अब देखो इतना डिफिकल्ट सवाल है तो आप इसे क्विट करो, छोड़ो, ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाएगा? कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन विद्यार्थी को समझने में परेशानी हो जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी पीले रंग का हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसमें CO2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, CO2। कहीं कहीं मेथेन भी देता है CH4। ठीक है, तो लेकिन अधिकांश है आपका CO2। ठीक है। गंधक, गंधक को सल्फर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर भी कहते हैं गंधक को, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर की परमाणु संख्या हो जाती है 16। ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। आयनित हो जाता है मतलब अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है? तो ये आयनित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं। ठीक है। अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं आपका क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है जी? क्षारीय होता है। ठीक है। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखेंगे। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्रित धातु तैयार की? सोना में क्या मिलाकर मिश्रित धातु तैयार की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? कॉपर। कॉपर मिलाकर ये बना दिया जाता है। ठीक है, तांबा। आगे देखेंगे, ये कौन सा, ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि NaCl ये आ गया है इसके साथ, ये Na आ गया है इसके साथ और ये आ गया है इसके साथ। इस अवस्था में ये हो जाएगा द्विविस्थापन। क्या विस्थापन हो रहा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? द्विविस्थापन। सिलिकॉन क्या है? तो एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है जी? तो उपधातु। आपको दिख रहा होगा सिलिकॉन एक धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपधातु। ठीक है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण हो, जैसे आप KLMN पढ़े हो ना जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए KLM, तो ये जो M वाले है, ये जो भारतम कक्षा में 2 नहीं तो 8 हो जाए, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे तत्वों को विद्यार्थी बोला जाता है उत्कृष्ट गैस। क्या होता है? उत्कृष्ट गैस। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते इस प्रकार के। खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा, खड़िया का रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हो जाएगा आपका, इसका देखो ऑप्शन में नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसका खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। ठीक है। उम्मीद है कि आप इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं। और यहाँ देखो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। ये सब पूछे हुए सवाल हैं। अब देखो अम्लराज में सांद्र, ये याद ही कर लेना कि अम्लराज जिसमें सोना वगैरह गलाया जा सकता है, इसमें कौन सा क्या शामिल होता है, इसका और इसका रेशियो क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी जानबूझकर गलती से इसको गलती कर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये कितना इजी सवाल है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं जी? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड इसमें से कौन हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाना चाहिए आपका। 45 का आंसर हो जाएगा SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे ताजमहल वगैरह की जो उस प्रकार की इमारत है, उसका दिन प्रतिदिन चमक कम होते जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का pH वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 से 7 के बीच में होता है। ठीक है ना, 5 से 7 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ही अम्लीय हो जाएगा। इसका उत्तर आप ये लगाना। ठीक है ना, 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है। 48 नंबर देख लो। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में यौगिक में कौन जल में विलय हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मेथेन या ग्लूकोज जो पानी में घुल जाए। कौन ऐसा है जो पानी में घुल जाती है? ग्लूकोज ही पानी में घुल जाता है विद्यार्थी। ठीक है। अमलगम, अमल जिसमें पारा होगा उसे आप अमलगम समझ लेना। जिसमें एक पारा होगा उसमें तो पारा PV, जिसमें पारा होगा उसे आप क्या समझ लेंगे? अमलगम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्राजाइरम। ठीक है, Hg इसका सिंबल होता है, ये नहीं होगा, शीशा का हो जाता है। ठीक है, शीशा और टीन का जिसमें होगा Hg उसे आप पारा ये समझ लें, अमलगम समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल है
ठीक है, अब देख सकते हैं ठीक है, कुछ बायो का सवाल है, इजी एक सवाल है। देखिए इस प्रकार के सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, ज़रा देख लीजिए। हरनाल का सबसे लंबा भाग क्या है? हरनाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा छोटी हथ। ठीक, विद्यार्थी देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे बायो का इजी सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको पूरा उत्तर की आवश्यकता है तो आप मेरे से बता सकते हैं, इसका उत्तर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन का मैं बता पे लास्ट वाले कुछ लास्ट वाले सवाल कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? तो ग्लूकोज का C6H12O6, तो इसमें कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, तो हो जाएगा B। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? C6H12O6, ठीक तो है। आगे देखेंगे, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं, तो पहले समझते हैं अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है मेडुला में। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे क्या बोलते जैसे हृदय का धड़कना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके हम बोलेंगे अनैच्छिक क्रिया, जैसे छींक वगैरह आना। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल है कि बायोगैस संयंत्र क्या है, ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है, ताप वगैरह ये क्या है, आँख की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याओं को लिखें, किस प्रकार से विस्थापन लोगों को जब एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो लोग इसका विरोध करते हैं। इन तमाम बातों का आप इसमें मेंशन करके लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसानी सवाल आया कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक साइड प्रत्यावर्ती धारा कर दो, एक साइड दिश धारा कर दो, आराम से इसका उत्तर आप लिख पाओगे। देखो 11 नंबर, उभयधर्मी अपदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, उभयधर्मी में हम क्या बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का गुण दिखा है उसे हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी पदार्थ, जैसे Al2O3 और ZNO। ठीक है, इसका सूत्र वगैरह लिख लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।